फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में जिन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे एक तो डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया विज़िट है और इसके साथ-साथ सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन एमबीएस का विज़िट आने वाला है इंडिया का और पाकिस्तान के हवाले से भी बातें हो रही हैं। दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब जो हैं वो मुझे जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब बुलाने का, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया सर। बात तो क्योंकि शो से पहले हमारा क्योंकि क्रिकेट टॉपिक नहीं है लेकिन क्रिकेट का शौक हम सब लोग जो हैं वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों और कहीं पे भी रहते हों लेकिन क्रिकेट से लगाव हमारा रहता है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान में भी शायद एक ऐसा है कि एक अजीब किस्म का समा बना हुआ है कि लोग उदास हैं इस मैच हारने के बाद और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हम लोग न्यूजीलैंड से शायद 2011 में थे या उससे पहले हम लोग हारे थे एक सेमीफाइनल में। तो बिल्कुल मैं खुद 2-3 दिन बड़े एक अजीब किस्म के उसमें था, यूनिवर्सिटी में हमने वो मैच देखा था अपने। तो उस तरह की सिचुएशन है लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता। अफ़सोस हम सबको है, हिंदुस्तान को भी बहुत होगा, वहाँ के लोगों को भी और पाकिस्तानियों को भी बहुत है। जी हाँ, इट इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग, और इसके कई इंटरेस्टिंग मैसेजेस है कि इंडिया जो अपनी टीम पर पैसे खर्च करती है, वो पूरे दूसरे टीमों को अगर आप मिला दें तो उससे ज़्यादा। बिल्कुल, एंड सो इंडिया इज़ नॉट एबल टू कन्वर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू ट्रॉफीज़। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप इतना वेल्थ जनरेट कर रहे हैं लेकिन विक्ट्रीज़ नहीं आ रहे हैं। दूसरी राइट। चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए कि बंदों को फॉर्म पे खिलाएँ, रेपुटेशन पर नहीं। यू नो ज़बरदस्त बिल्कुल सही है ये। और इसके ऊपर होपफुली हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ क्रिकेट के क्योंकि बहुत बड़े फ़ैन भी हैं और शायद खेलते भी रहे हों। लेकिन वो एक जी। अलग से बात करेंगे उनसे। लेकिन सर इस वक़्त 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो डॉक्टर जयशंकर साहब का विज़िट है रशिया का, जिसपे बहुत सारी बात हुई लेकिन एक चीज़ मैं जो मिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर जो मैं इंटरनेशनल मीडिया बाकी कंट्रीज़ का बीबीसी वगैरह या बाकी उनको वेबसाइट्स को चेक कर रहा हूँ, तो उन्होंने कोई स्टोरी अभी तक नहीं डाली। मुझे बड़ी हैरानगी है एक तो इस चीज़ की। और फिर आएँगे एमबीएस का जो विज़िट होना है वो आ रहे हैं न्यू दिल्ली में, उस पे सेकंड पोर्शन में बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड को अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने रशिया का विज़िट किया या कोई और वजूहात है? देखिए, ये ऐसे इस वक़्त पर ये ट्रिप करना जयशंकर का इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ। कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी, हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया। चैलेंज तो किया है। वहाँ बिल्कुल बार-बार कर रहे हैं जयशंकर। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जो बयान दिया था कि बिल्कुल, रशिया हमारा कैनबेरा में बहुत बिल्कुल याद है मुझे। जी। इज़ अ प्रूवन प्रूवन एलाय है, हम अबैंडन नहीं करेंगे रशिया को। दैट वाज़ अ क्लियर मैसेज। मतलब इससे ज़्यादा और क्या दे सकते हैं मैसेज। ये बाइडेन को भी समझ में जाना चाहिए जी। कि नींद में भी हो तो समझ जाए कि इंडिया इज़ सेइंग। और टू प्रूफ दैट वो रशिया भी गए। वो गए नहीं खाली रशिया, प्लेन भर के बंदों को ले गए अपने साथ। जी। नहीं, काफ़ी मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ बायलैटरल डिस्कशंस एट मेनी लेवल्स। सो दिस वाज़ नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक मीटिंग, ये वर्किंग मीटिंग थी। दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल मिनिस्टर जैसा कहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कहते हैं इंडिया में, जी। जयशंकर साहब ना सिर्फ अपने काउंटर पार्ट लावरोव से मिला, उन्होंने वहाँ पे जो ट्रेड मिनिस्टर है उनसे भी मिला, जो आई थिंक इज डेप्यूटी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की का वो ओहदा रखते हैं। सो इट वाज अ वर्किंग मीटिंग, एंड इसका साफ सिग्नल ये था कि इंडिया विल नॉट ओनली कंटिन्यू टू ट्रेड विथ रशिया, लेकिन इंडिया रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाएगा। जी। तो ये मैसेज आती है इस मीटिंग से। लेकिन यहाँ पे वॉशिंगटन से एक बयान इस मीटिंग के ताल्लुक से दिया गया, एंड जी। द मैसेज वाज वेरी पॉजिटिव। ये कह के कि अमेरिका इज वेरी हैप्पी कि इंडिया ने रशिया को ये कह दिया कि द एरा ऑफ वॉर इज ओवर। ये जो पुरानी बात प्राइम जी, जी, मिनिस्टर मोदी जी मोदी वाली। ने, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस में जयशंकर ने ये बात भी दोहराई है कि जंग का वक्त खत्म हो गया। ओके।
और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी मैंने, लावरोव की और जयशंकर साहब की, और उन उसमें ऐसा कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस डिस्कशन यूक्रेन के ताल्लुक से नहीं हुआ। ओके, लेकिन आपको याद है, मैंने आप शायद आपके ही शो में ये बात रेज़ की थी 1 आध महीना पहले, कि इंडिया जो ऐसे पोज़ीशन में है कि वो कैन बिकम अ पीस मेकर रादर देन जस्ट या, टेकिंग साइड्स। और जाने से पहले काफ़ी ये बातचीत हुई कि इज़ इंडिया गोइंग टू play some kind of a role in dialogue between Ukraine and Russia। और वेस्टर्न मीडिया ये कह रही थी कि खुद यूक्रेन में भी और रशिया में भी एक किस्म से वॉर फटीग सेट इन हो रहा है। रशिया इज विड्रॉइंग फ्रॉम खरसोन। या, तो एक टेरिटरी जो ऑक्यूपाई किया था वो थोड़ा, मतलब रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी श्रिंक हो रही है अब यूक्रेन में। तो हो सकता है कि बोथ पार्टीज माइट बी इंटरेस्टेड विंटर से पहले ओके। कोई सीज फायर कर ले, और हो सकता कि इंडिया कैन प्ले दैट रोल ऑफ ब्रिंगिंग अच्छा अबाउट सीज फायर। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ ये भी क्योंकि ये बात जब हमने समरकंद में सुनी नरेंद्र मोदी जी के तरफ से और व्लादिमीर जी। पुतिन को कैमरे के सामने उन्होंने कहा, तो आपको लगता है कि ये वही उसी की एक कड़ी हम इसको उस चेन की एक कड़ी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने विज़िट किया और गालिबन वो जो पुतिन को शायद मोदी जी की वो बात 2 महीने के बाद या जो भी हम कह दें एक प्रोसेस होता है क्योंकि एकदम से बटन है नहीं कि बटन बंद कर दिया और सब कुछ रुक गया या फिर चल गया। तो ऐसा लगता है कि ये उसका एक इन्फ्लुएंस है या फिर या उन्होंने वो बात सोच के, समझ के और उन्होंने कहा यार वाक़ई ये तो दिस नॉट द एरा ऑफ वॉर्स। देखिए, जो संजीदा गुफ्तगू हुई दैट वुड बी ऑफ कैमरा। ओके। जो सीरियस बातें हुई होंगी जी, जी। नरेंद्र मोदी और पुतिन की। आपको पता है पुतिन ने जंग शुरू करने से चंद हफ्ते पहले इंडिया गया था। बिल्कुल। पुतिन की दोनों से मुलाकात हुई थी, जी जिनपिंग से भी और नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी बिफोर द वॉर स्टार्टेड। और इंडिया का अगर आप जाके जो रीड आउट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिलीज करती है ना पब्लिक को कि क्या गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा था कि द डिस्कशन वाज ऑन रूपी रूबल ट्रेड। या तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इंडिया, चाइना और रशिया वेर एंटिसिपेटिंग कि अमेरिका वुड वेपनाइज द स्विफ्ट वगैरह जो इंटरनेशनल सिस्टम है डॉलर का ट्रेड। तो दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू गेट अराउंड इट। तो ये बहुत ही, आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। उसको हम लोगों ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है जो पुतिन इंडिया गए थे मिलने मोदी से। हुँ, यस। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जंग से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने जी, पहले मेरे बिल्कुल। ख्याल से हो। हाँ। तो तो नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ समरकंद में, आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट वी डोंट नो। लेकिन वो जो पब्लिक बयान था वो पुतिन के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए था कि देखो, हम हम जंग को वी आर नॉट हेल्पिंग रशिया इन द वॉर। हुँ, हम तो कह रहे हैं कि रशिया को कि डिप्लोमेसी पे आ जाए, डायलॉग पे आ जाए। जी, ये तो बेसिकली हमको मत ब्लेम करें फॉर सपोर्टिंग द वॉर, वी आर अगेंस्ट वॉर। और ये फाइन। मैसेज फिर जयशंकर ने फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूएनजीए के जनरल असेंबली में जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने कहा वी आर फॉर पीस, वी हुँ, आर अगेंस्ट वॉर, वी आर विद द। वहां पे एक पॉइंटेड बात उन्होंने ये भी की थी कि वी आर विद द यूएन चार्टर। यस। और रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का दैट वायलेट्स रशिया। तो इंडिया की जो पोजीशन होंगी मेरे ख्याल से प्राइवेट में, और मैं ये गेस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है जी, जी। कि इंडिया मस्ट हैव टोल्ड देम कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू डिड। ज़बरदस्त। आपने जो यूक्रेन में हरकत की है हम उससे नाखुश हैं, वो हमको बहुत प्रॉब्लम्स में डाले, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ, हमारे ताल्लुकात वेस्ट के साथ हैव बिकम a little more dangerous than they were before। हमारे वी वर गेटिंग ऑन वेरी वेल विद अमेरिका, अब उसमें जी। थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए हैं। बट क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, वी आर नॉट गोइंग टू अबैंडन यू। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ ये जिस तरीके याद से रखें, इसका उसूली बाद में करेंगे रशिया से इंडिया। आई विल वी विल उनको बिल राइट, भिजाएंगे ये सपोर्ट। बिल्कुल दे सही। विल हैव टू पे। जी राइट। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ आपने कहा कि जिस तरह मैसेजिंग हुई अमेरिका के जी। लिए फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो
क्यों इस तरह की चीज़ें की गई? हालाँकि इस वक़्त जिस वक़्त अगर मैं और आप बात करें तो अमेरिका के बहुत क्लोज़ रिलेशंस बने हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात बने हैं हिंदुस्तान के साथ और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि वो कहा जाता है ना सौ खून माफ़ वाली कहानी, तो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका ने ऐसी की है कि शायद हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो एस-400 हो रशियन ऑयल खरीदना हो या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम कुछ कहते नहीं है या कुछ कह नहीं सकते। क्या समझूँ मैं इसको? देखिए, पिछले चंद सालों में इंडिया ने कई बार डिसअपॉइंट किया है अमेरिका को। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया को F-21 ऑफ़र किए थे अमेरिका ने, जी, व्हिच इज़ अ सुपीरियर प्लेन टू F-16 जो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिकी इंडियंस ने वो खरीदने के बजाय जाके रफ़ाले को लिया। यस, दूसरी चीज़ ये है कि फिर S-400 के साथ तकरीबन 8 साढ़े $8 बिलियन का वो डील साइन किया है एंड ऑलरेडी रिसीव्ड S-400s। जी। तो उससे ये हो रहा है कि militarily India moved away from the American system. हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ना इंडिया की एयरफोर्स, ना इंडिया की एयर डिफेंस इज सिस्टम वाइज अलाइन टू। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपके पास आईफोन है और फिर आप जाके डेल लैपटॉप खरीद रहे हैं, डजंट मेक सेंस ना। हुँ, एक बार आप एप्पल के एनवायरनमेंट में आ जाएं तो आप आईपैड भी वहीं से लें, फोन भी वहीं से लें, लैपटॉप, ताकि सिस्टम सारे इंटीग्रेट आसानी से चले। जी बिल्कुल। तो इंडिया के साथ मिलिटरीली अब एंगेजमेंट थोड़ा और मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम्स, समझ रहे ना। ओके, तो टर्की के साथ भी ये मसला हुआ था नेटो के एलाई के साथ। तो वो उससे अमेरिका वाज क्लियरली डिसअपॉइंटेड, बट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि रशिया के जिस तरह से इंडिया ने क्लियरली सपोर्ट किया है, मतलब इंडिया हैज, देखिए, बाद वक्त एब्सटेनिंग इज आल्सो ए यस वोट फेवर या में वोट चल आई रहा एग्री है। विद यू। यस सर। हाँ, तो इंडिया के जो जिस तरह से इंडिया का पोजीशन है, इट इज सपोर्टिव ऑफ रशिया, जिससे रशिया मजबूत हो रहा है। रशिया इज एबल टू सेल इट्स ऑयल, रशिया इज स्टिल पार्ट ऑफ इट, समरकंद आ सकता हो। और अब देखें आप, अगले हफ्ते जब बाली में मीटिंग होगी, पुतिन इज एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द G20। लेकिन अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कि वो उन्होंने गालिबन मना कर दिया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बाली। अगर वो थोड़ी नहीं देर आए तो पहले ये मैं आपको बल्कि बता भी देता हूँ ये मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। हमारे यहाँ पुतिन विल नॉट गो टू G20 समिट इन बाली। ठीक है, तकरीबन मतलब 5 घंटे पहले की खबर आ रही है। पता नहीं अब उनका मूड चेंज हो जाए जी, जी। But the assumption was कि he would be in the same room with Biden ना वहाँ पर तो it जी, would जी। have been very interesting। तो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ सीज फायर वाली बातें वहाँ पे इंडिया छेड़ेंगी, बिकॉज इंडिया 1 से इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ G20 ना। या तो वो नहीं हुआ। तो जो जयशंकर साहब की इस विजिट से ये सिग्नल तो क्लियरली ये हो गया कि इंडिया इज मेंटेनिंग इट्स ऑटोनॉमी फ्रॉम अमेरिका। ओके, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि इंडिया इज विलिंग टू प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर। राइट। अच्छा वो तो एक एक क्वेश्चन मार्क रह गया और एक फुल स्टॉप विद एक्सक्लेमेशन वो भी आ गया, दोनों चीजें ओके। हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा सर ऑयल के हवाले से मैंने राइटर्स की एक स्टोरी पढ़ी कि इंडिया कह रहा है कि भई इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम अपना फ़ायदा देखेंगे ना कि किसी की खुशी या जिसे कहते हैं कि गम या फिर नाराज़गी। तो यकीनन ये यूरोपियन वर्ल्ड को या फिर अमेरिका क्योंकि ये ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि आप कट ऑफ कर जाएँ, आप उनसे रिलेशंस ख़त्म कर लें, आप उनसे कोई लेन-देन ना करें, कोई कारोबार ना करें। तो उन्होंने कर लिया देखिए, और बार-बार ये जयशंकर साहब से ये बात हम तसलसल के साथ सुन रहे हैं। द प्रॉब्लम इज उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है इस बात पर, और ये चैलेंज शुड कम फ्रॉम इंडियन मीडिया, इंडियन ऑपोजिशन लीडर्स, कि क्या इंडिया अपने रोल को और इंटरनेशनल अरीना को खाली एक बाजार की तौर पे देखता है कि हम बाजार में हैं और अपना मुनाफा चाहते हैं। इफ इंडिया वांट्स टू बी ए ग्लोबल लीडर, then India will have to make sacrifices for some values। ओके, राइट। तो किन किन मुद्दों पर इंडिया नुकसान उठाने के लिए तैयार है, ये जानना चाहिए।
इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई देखिए, आप यूरोप के मुल्कों ने यूक्रेन के खातिर नुकसान उठाया है, अमेरिका बहुत, भी उठा रहा है, बहुत हम भी ज़्यादा। उठा रहे हैं, राइट? हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ना सिर्फ खर्च भी कर रहे हैं, बट वी आर आल्सो स्पेंडिंग इन इन्फ्लेशन एंड ये वो, हमारे ऑयल रिजर्व्स को हमने डिप्लीट कर दिया वगैरह। सो वी आर पेइंग ए प्राइस फॉर सर्टेन वैल्यूज। अब आप उसको रेसिज्म कह दीजिए कि एक गोरे मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं, या आप कह दीजिए जियोपॉलिटिकली हम ये जो करंट इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। जी। यूएन के जो चार्टर वैल्यूज है कि आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन थ्रू इन्वेजन नहीं कर सकते। अमेरिका इज क्वाइट हिपोक्रिटिकल। जब इसराइल ने गोलान हाइट्स को एनेक्स किया तो ये बात नहीं आई कि बिल्कुल। यूएन का चार्टर वायलेट हो रहा, वहां पे तो ओके हो गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बड़े वैल्यूज के ऊपर कदम था। बट द पॉइंट इज कि अमेरिका इज सेइंग कि वी आर विलिंग टू टेक लॉसेस फॉर दीज वैल्यूज, फॉर दिस ओके। इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडिया कौन सी चीजों के लिए नुकसान उठाने के लिए तैयार है टू बिकम द ग्लोबल लीडर? या ये सवाल का जवाब कोई, ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है उस जयशंकर साहब से। और अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे दे। नहीं, नहीं, बहुत मैं अच्छा आपने क्वेश्चन रेज़ किया हो और बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत दफ़ा हमने देखा है कि अमेरिका हो या जिस तरह आपने यूरोप की बात की, तो हकीकत में इस दफ़ा शायद पहली दफ़ा उनको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है यूक्रेन की वजह से, और जो रशियन देखिए गैस को यूज़ कर रहे थे, वो उनको नहीं मिल रही, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी इस दफ़ा। देखिए मैं जब यहाँ गरीब स्टूडेंट था, जी। तो यहाँ पर जो हलाल चिकन मिलती थी वो गैर हलाल चिकन से 3 गुना महंगी थी, ओके। इन ज़बरदस्त। टर्म्स ऑफ पर पाउंड, जी, राइट? जी। तो हम कम खाते थे लेकिन हलाल चिकन खरीदते थे, राइट? तो ओह! मैं अपने वैल्यूज के लिए पैसे ज्यादा खरीद करने के लिए था, नुकसान एग्रीड। था। राइट, तो राइट, राइट, राइट। तो तो इंडिया का ज़बरदस्त। वैल्यूज खाली प्रॉफिट बनाना थोड़ी है, मतलब देयर आर सम वैल्यूज फॉर व्हिच दे शुड बी विलिंग टू मेक लॉसेस। ओके। और वो क्या? बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक दूसरी चीज़, मोहम्मद बिन सलमान विज़िट कर रहे हैं इसी नवंबर के महीने में। एक्सपेक्टेड है कि वो न्यू दिल्ली का दौरा करें, और ग़ालिबन एक नए इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही, जो पुराना है उसमें भी ग़ालिबन तेज़ी लाने की बात हो रही है। इसके साथ-साथ 21st ऑफ नवंबर से पाकिस्तान का भी उन्होंने कहा है, फ़ॉरेन ऑफ़िस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक़्त, अकॉर्डिंग टू दैट। तो पता नहीं, हो सकता है एक ही साथ दौरा कर लें, एक दिन यहाँ आ जाएँ, दूसरे दिन न्यू दिल्ली चले जाएँ। लेकिन क्या देख रहे हैं इस को किस तनाज़ुर में आप देखते हैं एमबीएस का आना इस वक़्त, जिस वक़्त रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ, रशिया के साथ और अमेरिका, तीनों कंट्रीज़ के साथ एक हाई लेवल पे है इंडिया के? देखिए कल रात तक जो मैं खबरें पढ़ी थी तो उससे लग रहा था कि 14 नवंबर को वो आ रहे हैं, जी। 15-16 को फिर बाली। तो बेसिकली इंडोनेशिया जाते-जाते मुझे लगता है वो दिल्ली में रुक के बिरयानी खा के जाएँगे। जी। 1 दिन का दौरा है इंडिया। फिर और शायद पाकिस्तान वो आएँगे 21st नवंबर, दैट इज़ द लास्ट चीज़ जो मैंने पढ़ी। अ, देखिए पिछले 2-3 महीनों में देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, जो वो करीब आ रहे हैं। जयशंकर साहब ने एक ट्रिप की अभी चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब, और एमबीएस जो अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं क्राउन प्रिंस के अलावा, ही जी, इज़ नाउ द बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर। या तो बेसिकली ही इज़ सऊदी अरेबिया नाउ मिस्टर सऊदी अरेबिया। तो उनके आने से पहले मेरे ख्याल से पेट्रोलियम मिनिस्टर भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं, अब्दुल अजीज बिन सलमान, जो उनके भाई हैं। सो सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इंडिया और सऊदी अरेबिया में एट द लीडरशिप लेवल। और ये मुलाकात मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर एमबीएस के बीच में होने वाली है, जो 14 को। ही इज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, इज मीटिंग द जी, जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों से। तो इट्स द हाईएस्ट लेवल टॉक्स जो हो सकते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, वो होने वाले हैं। और फिर वो मजीद वो कॉन्वर्सेशन बाली में भी चलेंगे। तो हुँ, दे आर गोइंग टू मीट अगेन इन बाली बिल्कुल। ऑल्सो। आई हैव अ फीलिंग के इंडिया के ये ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ तेल को लेकर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर ये डायलॉग होंगे नवंबर 14 तारीख को जब ये मिलेंगे, इज ऑन रूपी रियाल ट्रेड। हुँ,
once again going around the dollar. या तो ये तो मुझे लगता है कि these are important. ये जो मीटिंग्स हो रहे हैं इंडिया के साथ, रशिया के और सऊदी अरब के, और आप आजकल रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि चाइना भी इंडिया की बहुत तारीफें करने लग गया है, और राइट? साथ में ये कह तो रहे कि एक आपका नई जंग भी आने वाली है, पता नहीं किसके खिलाफ लड़नी है। शी जिनपिंग ने जब कल अपने आर्मी के लोगों से मिले थे। वो तो ताइवान की जिक्र इशारा था अच्छा, अच्छा। ताइवान की तरफ। जी, जी। हाँ, तो बट इंडिया की भी वो तारीफें करें तो मुझे लगता है कि ये जो हाई लेवल पे जो डिस्कशन हो रहा है, दे आर एंटिसिपेटिंग कि रशिया की ये जंग ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसको हिला दिया है हुँ। और कमजोर कर दिया है। तो इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन वेस्टर्न पावर्स कि इसका शेप बदल दे इंटरनेशनल ऑर्डर का। हुँ। तो अगर आप ये मान लें कि अगर इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान could have been part of this, लेकिन पाकिस्तान तो अभी वो doesn't behave like a sovereign country ना। तो ये जो 6 मुल्क हैं, ये 6 मुल्क अगर if they can get together, they can pose a challenge to the international order जो pro वेस्टर्न है। जो इंटरनेशनल निज़ाम है, वो वेस्टर्न मुल्कों को मजबूत से मजबूत बनाता है और उनके चैलेंजेस को कमज़ोर करता है। तो इंडिया कुड बी दैट लीडर, हुँ। हुँ। ठीक है? ए लीडर जिसकी वेस्ट में भी इज्जत है, ईस्ट में भी इज्जत है, एंड इट कैन रीट्विक द इंटरनेशनल ऑर्डर इन सच ए वे कि उसके बेनिफिट्स ग्लोबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इंडिया is establishing its leadership in the south, global south, and it is establishing its leadership in the east. ओके। In spite of the fact कि दो मिलिटरली ज़्यादा पावरफुल मुल्क हैं ईस्ट में, रशिया और चाइना, जी। तो इंडिया इज प्लेइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक गेम। ओके। और अनफॉर्चुनेटली अनलाइक अमेरिका जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वगैरह छप जाती हैं, हमको जी। पता चल जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, इंडिया ने उस तरह का कोई ऐसा वाइट पेपर रिलीज नहीं किया टू टेल अस व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, तो थोड़ा ओके। बहुत गेस वर्क करना पड़ता है। राइट। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। एमबीएस ने विजिट करना है 21st को। कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी इस वक्त नज़र आ रही है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी आना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है, लेकिन कुछ पता नहीं है। किस नज़र से आप देखते हैं कि जो क़ुर्बत हुई है, जो करीब आए हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक्सक्लूड हुआ है या उसके साथ जो रिलेशंस थे उसमें कमज़ोरी नज़र आई है? देखिए, इट इज लाइक अ, क्या मैं कैसा एक्सप्लेन करूं आपको, दे आर नॉट कंपेरेबल चीजें। या बिल्कुल ठीक। यूं मिसाल कर लें कि आप और मैं एक डील कर रहे हैं, गाड़ी आप मुझे बेच रहे हैं, मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूँ, ठीक है? 1-2 लाख का ट्रेड हो रहा है, बीच में बच्चा आके कहता है अब्बा अब्बा मुझे लॉलीपॉप दिला दें। तो हम कहते हैं ठीक है, रुको तो सही, हमारी ये डील हो जाने दे, फिर हम आपको लॉलीपॉप दिलाते हैं, कैडबरी जो चाहे वो दिला देंगे। नहीं तो बीच में पाकिस्तान उस तरह कह रहा है भाई प्लीज हेल्प अस आउट, हमारा ये वो हो रहा है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने वो जो लोन ड्यू था उसको रोल ओवर कर दिया है, चाइना ने भी। तो ये जो पाकिस्तान को जो प्रॉमिस कर रहे हैं, उनको नंबर्स को सीरियस ना ले। मैं ये रोहित शर्मा साहब के शो पे भी बता रहा था, ये जो 9 बिलियन जो चाइना ने कहा आपका, उसमें सिर्फ 7.5 बिलियन उन्होंने रोल ओवर कर दिया लोन को, पुराने को। कि हाँ, अब दिया सिर्फ $1.5 बिलियन, हुँ। राइट? जी, So बिल्कुल। the actual infusion of cash into Pakistani economy is very little. तो सऊदी 1.5 अरब ने बिलियन। भी वही कर दिया, 3-3.5 बिलियन का कुछ लोन था, उसको उन्होंने रोल ओवर कर दिया। एंड देन ही इज कमिंग एंड सेइंग कि वो अनाउंस कर देंगे 10 या $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। भाई वो कहे में कर रहे हैं एक्सपर्ट, जैसे अब इंडिया जा रहे हैं तो वी नो एग्जैक्टली वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर, ठीक है? हुँ। हुँ। अरामको और रिलायंस मिलकर
पेट्रोकेमिकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना एग्जैक्ट अमाउंट। नाउ दैट इज ए प्लान। लेकिन एमबीएस की जो बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के 20 बिलियन या 10 बिलियन, दो अलग बयान नजर आ रहे हैं। ही इज गोइंग टू अनाउंस, राइट। अब वो उसको मटेरियलाइज कब होंगे, उसके वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। वो ऐसा नहीं कि एस्क्रो अकाउंट खोल रहे हैं और उसमें 20 बिलियन डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप इसका इस्तेमाल करें जब तक। नो, दे आर गोइंग टू से ठीक है मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्या में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें तो उनका फायदा क्या होगा, राइट। सो ठीक। दैट इज नॉट वेरी क्लियर। मैं बहुत कोशिश की है एक्चुअली टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 10 या 20 बिलियन डॉलर कहाँ इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, एंड दैट मुझे तो नहीं मिला कोई इंफॉर्मेशन उसके ताल्लुक से। अगर आप जानते हैं तो आप शेयर कर सकते अच्छा, एक तो चीज़ जो मुझे अभी तक थोड़ी-सी मिली है, एक तो ये है कि वो ऑयल रिफाइनरीज़ के हवाले से वो बात कर रहे हैं, ये पहले भी हुई थी इमरान खान साहब की हुकूमत में भी गवादर में। एक तो उसको वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक चीज़ ये है। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में जो अभी तक सऊदी अरेबिया, यूएई की इन्वेस्टमेंट है, तो वो है बैंकिंग सेक्टर में, यानी सर्विसेज़ में, टेलीकम्युनिकेशन में उनकी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और शायद उसमें मज़ीद कुछ तेज़ी आ रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ जो जो इस वक़्त कम्युनिकेशन का सिस्टम चल रहा है, जो टावर्स हैं, तो वो सऊदीया की कंपनी है, उसको वो ओन करना चाहती है। उसमें कुछ रशियन शेयर्स थे या शायद किसी और यूरोपियन कंपनीज़ के शेयर्स थे, तो उसको वो लोग परचेज़ कर रहे हैं और शायद कुछ नई इन्वेस्टमेंट का भी प्लान है। अब लेकिन ये वही बातें हैं जो सुनी-सुनाई है। जब होगा तो फिर हम कह सकेंगे कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ हुई है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि रिफाइनरी की बात हम बहुत पुरानी सुन रहे हैं। शायद मियाँ साहब के ज़माने में भी हमने सुनी, फिर इमरान खान साहब, अब छोटे मियाँ साहब की हुकूमत है, तो अब भी सुन रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे वाक़ई उसका जिसे कहते हैं कि स्टार्ट होता है, उस रिफाइनरी के ऊपर काम शुरू होता है, तो फिर शायद वो बन भी जाएगी। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। हैं। देखिए अगर वो बयान दे देते हैं पाकिस्तान आकर कि आवर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या अगर वो कहते हैं तो मेरे ख्याल से इट माइट गो वेरी फार इन मेकिंग पाकिस्तान मोर स्टेबल। अगर ये बात पब्लिक के दिमाग में आ जाए कि हम लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम स्टेबल ना हो। दूसरी चीज, आई थिंक अब इंडिया तो हार गई है सेमीफाइनल। आई रियली विश कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाए। तो इससे थैंक यू। ये होगा कि इमरान खान की दौस मैं वर्ल्ड कप जीता था, अब मैं वर्ल्ड कप वो जरा खत्म हो जाए। ये मुझे तो लगता है इमरान खान साहब के खिलाफ कोई अमेरिका की साजिश तो नहीं नज़र आ रही है आपको? तो पहले भी बाबर बहुत ये भी गिले कर करते हैं। देंगे, मैं भी जीता हूँ वर्ल्ड कप, ये कौन सी बड़ी बात है, क्या मैं बन सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर? अब बाबर को बना दें आप प्राइम मिनिस्टर। नहीं, वो तो दैट वुड बी यूरोस्लाव वन भी थिंग। जीत के आए थे 2009 में, लेकिन अब क्या करे, वो बेचारा तो अपना बस क्रिकेट ही खेल रहा है, मछलियाँ पकड़ता है और बस सुकून की ज़िंदगी गुज़ारता है मेरे नेटिव सिटी मर्दान और कराची में। हाँ, सो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है आपका, दोज यू आर नॉट गोइंग टू सी द डॉलर्स जब तक आपका ना मसला स्टेबलाइज नहीं हो। क्योंकि अगर कोई कंपनी मुझसे पूछे जी, कि भाई आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आइंदा 5-6 महीने में द मिलिट्री माइट जस्ट इंटरवीन इन अ बिग वे, या राइट। अगर इस बार इंटरवीन वो करती है पॉलिटिक्स में आपकी, तो जितना इमरान खान को स्ट्रीट सपोर्ट है, तो स्ट्रीट में तमाशे तो होंगे ना, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, राइट। इस यस। ऐसा जैसा मुशर्रफ ने टेक ओवर किया वैसा नहीं होने वाला है। हुँ, तो सो व्हाट इज आल्सो, और दूसरी चीज ये है, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीडीएम, आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, पॉलिटिकल टैलेंट, हुँ, कि इस इमरान खान के अलावा कि कोई ओपनली आके चैलेंज कर सके इमरान खान को, कोई विजन प्रोवाइड कर सके और इमरान खान को स्ट्रेट अप इलेक्शन में हराए अगले इलेक्शन में। सो तो आई थिंक कि मैं तो इन्वेस्टर से ये कहूंगा कि रुके आप अभी, देखें कि इलेक्शन होता या नहीं, पहले नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आती या नहीं आती, these are the few things to check and see before anybody is going to invest billions of dollars, ना।
बिल्कुल, बिल्कुल। नो डाउट अबाउट इट कि जो इन्वेस्टर होता है वो शौकत अज़ीज़ साहब कहा करते थे, अमेरिका से आए थे और कुछ साल उन्होंने भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे गुज़ारे थे। वो कहते हैं कि ये जिस तरह की कबूतर होते हैं या चिड़िया होती है और आप उसको अगर छोटे-से कंकरी भी फेंकते हैं तो उड़ जाती हैं। तो ये चीज़ है और मेरे ख़्याल में जो भी इन्वेस्ट करता है वो सारी सिचुएशन को देखता है लेकिन जहाँ तक बात है मिलिट्री टेक ओवर की तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक़्त जो मिलिट्री जिस मसाइल में फँसी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ के कोई प्रेज़िडेंट ऑफ़िस में या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में बैठना उनको सूट कर रहा है। इस वक़्त सिचुएशन उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब है और हाँ, एक चीज़ हो सकती है जो पीछे से वो कंट्रोल रखते हैं वो ग़ालिबन जारी रहेगा कब तक है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर सब्ज़ी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।